मॉर्निंग क्लास। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का थर्ड चैप्टर दो चरों में रैखिक समीकरण। तो दो चरों में रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, आज हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए जो है आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके ना देखना। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो आइए शुरू करते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, जैसे एक समीकरण देगा हमारे को कि भाई ax प्लस by बराबर है c, ये होता है हमारा समीकरण। इसका मतलब होता है इसके अंदर जो a है, b है और c है, ये सब क्या है, a b और c, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं समझते हो ना। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कोई भी हमारे को नंबर दे देगा 1 2 3 4, या कोई भी हमारे को इंग्लिश का अल्फाबेट दे देगा, ठीक है। तो वो सभी वास्तविक होती हैं। और इसके अंदर उन तीनों वास्तविक संख्याओं में से कोई भी एक जो होती है वो जीरो के बराबर नहीं होती। यानी कि तीनों जीरो नहीं होती, कोई एक जीरो के बराबर नहीं होती, कोई एक तो नंबर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं समीकरण। अब इस चैप्टर के अंदर ये समीकरण जो है दो दो के इकट्ठे जोड़े में आएंगे। कैसे आएंगे भाई, और इसके साथ जो ये x दिया है और y दिया है, ये x और y हमारे लिए चर का काम करते हैं, चर होते हैं। ये चर मींस हमने इन्हीं की वैल्यू निकालनी होती है, x और y का हमने कुछ नहीं करना। वास्तविक संख्याओं के साथ जो भी हमारे को इंग्लिश वर्ड दिए जाएंगे उनको हमने निकालना है कि उनकी वैल्यू कितनी है। तो रैखिक समीकरण के अंदर बस यही दो बातें ध्यान देने की हैं कि भाई इनके अंदर जो x y या कोई भी अन्य इंग्लिश अल्फाबेट दे दे तो बाद वाला जो होता है हमने उसी की वैल्यू निकालनी होती है। टू वेरिएबल का मतलब है x और y, वो हमारे दो चर हैं और इन्हीं की हमने वैल्यू निकालनी है। बाकी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, उनका इस्तेमाल करके ही इनकी वैल्यू निकलेगी। अब ये दिए जाते हैं दो अवस्थाओं में। कैसे, जैसे दे दे ax प्लस by बराबर है c, यहां दे देगा bx प्लस ay बराबर है d, ठीक है। ये है हमारे दो समीकरण। इसको नंबर 1 का नाम देंगे और इसको नंबर 2 का नाम देंगे। समीकरण को नाम भी देना है, नंबर 1 समीकरण, नंबर 2 समीकरण, ठीक है। इसके अंदर x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है। तो जो x और y है वो क्या है, चर है, इनका हमने कुछ नहीं करना, ये साथ चलेंगे बस। इनके साथ जो है पहला समीकरण है तो क्या होगा, पहले समीकरण का x के साथ वाला गुणांक a1 कहलाएगा। a1 की वैल्यू कितनी है, a है। दूसरा a2 कहलाएगा ना, a1 b1, a1 b1 क्योंकि ये a b और c है ना, तो पहले को a बोलेंगे, दूसरे को b बोलेंगे, तीसरे को c बोलेंगे, इसको भी a बोलेंगे, इसको भी b बोलेंगे, इसको भी c बोलेंगे। a1 b1, b1 कितना है, साथ में इसका निशान चलेगा, b1 होता है b और c1 होता है c। अब समीकरण नंबर 2 में आओगे तो a2, यानी कि जो हमारा पहला चर के साथ गुणांक है उसको हम a बोलते हैं और वो समीकरण नंबर 2 का है तो a2 बोला जाएगा उसको।
इसके साथ क्या है b, b2 a है और c2 d है। इस तरह से हमने इनको लिखना है। भाई पहला समीकरण है, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c। मैंने ए बी सी ही ले रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे ए बी सी ही होंगे। यहाँ कोई 2 भी दे दे, यहाँ 4 दे दे, यहाँ 6 दे दे, 5 दे दे, तो वो सारे हमारे ए ही माने जाएंगे। ए बराबर है 2, बी बराबर है 5, सी बराबर है 9, इस तरह से लिखा जाएगा उनको। इनको हल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण को हल करने से पहले हमने उसको चेक करना पड़ेगा कि वो हल होने के योग्य है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं बनेंगी इसकी। भाई a1 के बटे में a2 है, b1 के बटे में b2 है और c1 के बटे में c2 है। तीनों के तीनों बराबर के अकॉर्डिंग रख दिए, हमने इक्वल रख दिए। इससे हमारी तीन अवस्थाएं बनेंगी। अगर हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तीसरा बेशक बराबर हो या बेशक बराबर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सिर्फ इन दोनों से ही काम चल जाएगा। इन दोनों अवस्थाओं के अंदर इसका एक निश्चित हल होगा। निश्चित हल है, निश्चित हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। यानी कि इस अवस्था में अगर हमारा समीकरण आ जाता है तो इस अवस्था के अंदर उसको आगे हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद x और y की वैल्यू एक निश्चित संख्या के रूप में आएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था क्या कहती है, दूसरी अवस्था कहती है कि भाई अगर ये a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, अगर तीनों ही अवस्थाएं सेम आ जाएं तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होगा, अनेक हल होंगे। अनेक या अनंत हल होंगे। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर जब तीनों की तीनों ही संख्याएं बराबर आ जाएं, बटे की संख्या है, इनको आपस में छोटा करके फ्रैक्शन के रूप में ले आएंगे और उसके बाद सबको काट पीट कर छोटा कर लेंगे। इतना छोटा कर देंगे कि आगे वो किसी संख्या से ना कटे। उसके बाद चेक करेंगे हम कि ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। अगर ये पहले दोनों बराबर नहीं है तो उसको आगे हल करना पड़ेगा, उसका एक निश्चित मान आएगा। अगर ये तीनों ही बराबर आ जाते हैं, तीनों बराबर आ जाएंगे तो उसके अनेक हल हैं, कोई निश्चित हल नहीं है, उसके तो निर्णय उत्तरांश हैं, तो उसको हम आगे हल करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर लिख देंगे कि भाई इसके तो अनेक हल हैं या अनंत हल हैं। ठीक है, तीसरी अवस्था a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 नहीं है। यानी कि पहली दो संख्याएं तो बराबर हो जाए लेकिन तीसरी बराबर ना हो। इस अवस्था के अंदर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसकी कोई वैल्यू आंसर के रूप में आएगी ही नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। जब इन तीनों अवस्थाओं को हम चेक कर लेते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है ग्राफ विधि से सवाल हल करने में। इसमें ग्राफ विधि से जब हम क्वेश्चनों को हल करते हैं ग्राफ के ऊपर, वो मैं एक्सरसाइजों के अंदर समझाऊंगा कि भाई ग्राफ के ऊपर कैसे हल करा जाता है। ग्राफ विधि समझाएंगे जब बताएंगे। उसके अंदर तीन तरह की रेखाएं खींचती है ग्राफ के अंदर। कैसी,
अगर एक निश्चित हल है या अद्वितीय हल है तो जब हम ग्राफ में दोनों समीकरणों को हल करने के बाद जब उसकी लाइनें खींचेंगे तो जो वो लाइनें होती हैं वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी आपस में एक दूसरी ने। प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी कि जब हम ग्राफ में जाएंगे तो हमारी जो रेखा है वो कितने कितना आपस में एक दूसरे ने क्रॉस करेंगे किसी बिंदु पे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा वो, समझे। दूसरा है अनेक या अनंत हल होंगे। अनेक या अनंत हल होंगे तो इस अवस्था में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना पड़ेगा तीनों अवस्थाओं में, लेकिन हमने पहचान हो जाएगी कि भाई ग्राफ बनने के बाद हमारी कौन सी टर्म जो है वो लागू हुई है। इसके अंदर क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती या संयोग रेखाएं। संपाती या संयोग रेखाएं। संपाती का मतलब समझते हो ना, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर का जाएगी, यानी कि जो हमारी यह पहली रेखा है, हमारी दूसरी रेखा भी इसके बिल्कुल ऊपर का ही जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगे। इस अवस्था के अंदर दोनों समीकरणों के अंदर एक ही वैल्यू पुट होगी, इसलिए हम वो भी निश्चित वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये संपाती या संयोग रेखाएं हैं। तीसरा जो हल है जिसके अंदर कोई हल नहीं होता, उसके अंदर क्या होगा, जो रेखाएं हैं वो ग्राफ के ऊपर समांतर रूप से निकल जाएंगी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ग्राफ में पहली रेखा मान लो हमारी यह खींच दी तो दूसरी भी इसके बराबर बराबर ये खींचेगी। इनने कितनी है बढ़ा लो, कितनी है वैल्यू पुट कर लो, ये न्यू बराबर बराबर चल लेंगी, कितने भी एक दूसरी ने टच नहीं करेंगी। अगर ये टच नहीं करेंगी तो कोई समाधान निकलेगा नहीं, कोई हल ही नहीं निकलेगा। अगर ये एक दूसरे के ऊपर का जाएंगी, वो उसका टच छोड़ ही नहीं तो अनेक हल हो जाएंगे उसके, कितनी उत्तर काट सका। हाँ, और किसी एक निश्चित बिंदु पर काटेंगी दोनों रेखाएं आपस में, उसका एक निश्चित हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण की जो बेसिक नॉलेज थी वो बता रहे हैं। ये सारी चीजें समझ लो, सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन को हल करके दिखाता हूं कि कैसे हल किया जाता है। तीन एक्स प्लस 2y बराबर है 4 और 8x प्लस 5y बराबर है 9। 8x प्लस 5y बराबर है 9। सबसे पहले हमने क्या करना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको हल करना है। कैसे करोगे, इसको करने के लिए हमारे 5 टर्म होते हैं। हमारे पास कितनी टर्म है, 5। पहली टर्म क्या है, फर्स्ट नंबर पे आती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हमने प्रतिस्थापन विधि का फॉर्मूला ही लगाना है। दूसरा होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि,
और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। चौथा होता है ग्राफ विधि। और पांचवा होता है मिश्रित प्रश्न, संख्यावाची प्रश्न। मिश्रित प्रश्न का मतलब इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी, इसमें विलोपन विधि लगानी पड़ेगी, इसमें वज्र गुणन विधि लगानी पड़ेगी। ग्राफ वाले जो है वो ग्राफ के ऊपर हल होंगे, उसमें ग्राफ पेपर चाहिएगा और ग्राफ विधि जो है आनी चाहिए कि कैसे ग्राफ बनेगा। और पांचवी विधि होती है हमारी मिश्रित प्रश्न विधि। इसके अंदर वही प्रश्न पूछे जाते हैं, राम की आयु अपने पिता की आयु से 3 गुना छोटी है, या इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आयताकार भूखंड का परिमाप इतना है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन ये 4 विधियां निश्चित हैं। अगर उसने पेपर में पूछा कि भाई ये 2 समीकरण हैं, इनको विलोपन विधि से हल कीजिए, आपने वहां पे विलोपन विधि से ही हल करना है तो नंबर मिलेंगे। और कोई सी विधि लगा दी, सवाल ठीक है लेकिन एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो जो पूछा जाए सिर्फ वही बताना है, उसमें अपना दिमाग लगा कर और अपना वैल्यू पुट नहीं करनी उसके अंदर कुछ भी। ये भाई मैं इसको नहीं, मैंने तो वो आसान लग गया है मैं तो उस तक करूंगा ना। सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। दूसरे नंबर पर आसान आती है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और तीसरे पर वज्र गुणन विधि, ये थोड़ी लंबी विधि होती है, ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है। और ग्राफ विधि भी आसान होती है। और मिश्रित प्रश्न समझना पड़ेगा, पहले की प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 समीकरण तैयार करने पड़ेंगे और फिर उनको हल करना पड़ेगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें सीधा समीकरण दिया जाता है, मिश्रित प्रश्न के अंदर समीकरण को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे मैं इसको निकाल के दिखाता हूं कि भाई ये विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि का मतलब होता है कि इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई से भी 2 वेरिएबल हैं उनको हमने एक जैसा करना पड़ेगा ताकि हम एक का विलोप कर सकें। तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक बराबर कर लेंगे या y के गुणांक बराबर कर लेंगे, कोई से भी कर लो, मोस्टली x के ही करते हैं शुरुआत में ही। तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले समीकरण के सभी वेरिएबल्स के साथ गुणा कर देंगे और 3 का गुणा दूसरे समीकरण के साथ कर देंगे। इससे हमारे पहले 2 वेरिएबल बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को 8 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर क्या होगा, 8 तिया 24, एक्स न्यू का न्यू इसको नहीं छेड़ना है हमने, 8 दूनी 16, वाई बराबर है 8 चौक 32। अब 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24 एक्स प्लस 3 पंजे 15 वाई बराबर है 3 नीम 27। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया और ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया, क्योंकि गुणा करने के बाद जो हमारे समीकरण थे उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। अब हम इसको विलोप करेंगे। विलोप करेंगे तो दोनों के निशान सेम हैं, इनको काटने के लिए इनके निशान चेंज होंगे। तो घटाने पर नीचे वाले निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होगा, 24x से 24x विलोपित हो गया, खत्म हो गया। प्लस के 16 माइनस के 15 तो प्लस का y बच गया 1y बराबर है प्लस के 32 माइनस के 27 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y का मान वापिस किसी भी समीकरण में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखेंगे तो पहला क्या है 3x प्लस 2 और y की जगह पे y की वैल्यू 5 और बराबर है 4। 3x प्लस 5 दूनी 10, 10 बराबर है 4। 3x बराबर है 4 माइनस 10। 3x बराबर है 4 में तो 10 गए तो माइनस के 6 और x बराबर है माइनस के 6 बटे 3। x बराबर है माइनस के 2। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू जो है -2 और y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। ये हमारे चर थे, इन्हीं की वैल्यू निकालनी थी और इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। अब हमारा सवाल ठीक है या गलत है, इसको जो अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? किसी भी एक समीकरण के अंदर x की वैल्यू को और y की वैल्यू को पुट कर दो। जैसे 3 गुणा में x की वैल्यू -2 प्लस में 2 गुणा में y की वैल्यू 5, 3 दूनी 6 प्लस 10 -6 प्लस 10 4 बराबर में कितना है 4। यानी इन दोनों को हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। इसमें भर कर देखोगे तो भी वही आएगा। दूसरे में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणा -2 प्लस 5 गुणा 5, 8 दूनी 16 प्लस 25, माइनस के 16 प्लस के 25 तो क्या के बच गए प्लस के 9 बच गए, यहाँ भी 9। तो हमारा सवाल जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वज्र गुणन विधि से, ग्राफ विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जो मिश्रित प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए मोस्टली विलोपन विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी हो जाता है, सवाल छोटा बनता है क्योंकि ये पहले ही एक लंबी विधि हो जाती है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। बाकी एक्सरसाइज के हिसाब से नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे। 3.1 2 3 4 5 6 7 हर क्लास के अंदर एक वीडियो बनाएंगे इनकी और अलग अलग एक्सरसाइजों के हिसाब से चैप्टर को पूरा करेंगे। आई होप आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो चैप्टर के बारे में वो आसानी से समझ गए होंगे। जिसको ये समझ में आ गई अब वो सवाल करते वक्त या क्वेश्चनों को हल करते वक्त दिक्कत नहीं मानेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय।